दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारी सिंप्लेक्स की प्रोसेस होती है जिसको कि रोविंग फ्रेम भी बोलते हैं, तो उसके अंदर कौन-कौन से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं या सिंप्लेक्स के अंदर प्रोसेस कंट्रोल कैसे किया जाता है गाइस। तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ-साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइज टाइम को वेस्ट ना करते हुए डिस्कशन शुरू करते हैं। जो पहला प्रिकॉशन होता है, तो देखिए उसके अंदर क्या होता है गाइज। क्या होता है कि जब हमारी रोविंग की वाइंडिंग हो रही होती है तो उस दौरान हमें टेंशन को प्रॉपरली सेलेक्ट करना पड़ता है, टेंशन बिल्कुल एक्यूरेट रखना पड़ता है। यदि हमारा जो बाइंडिंग का टेंशन होता है तो वो यदि कम हो गया तो क्या होगा, आपका पैकेज सॉफ्ट हो जाएगा और आपके पैकेज के ऊपर जो मटेरियल का वेट होगा या रोविंग की लेंथ होगी वो भी कम आएगा और आपके पैकेज के स्लिपेज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। गाइस देखिए दूसरी कौन सी प्रिकॉशंस होती है। तो गाइस होता क्या है कि जब आपकी मशीन चलती है, इस सिंप्लेक्स मशीन, तो वहां पे एक टाइम के बाद में आपकी स्लाइवर कैन में स्लाइवर खत्म हो जाता है। तो जब स्लाइवर कैन में स्लाइवर खत्म हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करनी पड़ेगी स्लाइवर की कैन। और जब रिप्लेस करोगे तो दोनों स्लाइवर को आपस में ज्वाइंट करना पड़ता है, या उसको पीसिंग भी बोलते हैं टेक्सटाइल की भाषा में। वहां पे पीसिंग करनी पड़ती है आपको। तो जब आप पीसिंग करते हैं, आपकी पीसिंग यदि प्रॉपर नहीं हुई तो या तो आपका थिन प्लेस आ जाएंगे आपके रोबिंग में या थिक प्लेस आ जाएंगे। तो गाइस यदि पीसिंग सही नहीं होती है तो आपके रोविंग के अंदर 6 से लेके 12 मीटर तक थिक या थिन प्लेस आने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। इसलिए गाइस हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है पीसिंग के दौरान। और गाइस रोविंग के अंदर यदि हम फ्लायर का साइज जितना छोटा रखते हैं जितना पॉसिबल है, तो क्या होता है उससे जो यार्न क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। और नेक्स्ट प्रिकॉशन देखिए गाइस। गाइस क्या होता है, कभी कभी जो हमारा रोविंग फ्रेम होता है उसके अंदर अगर अनड्राफ्टेड मटेरियल चला जाता है तो रोविंग ब्रेकेज होने लगता है। तो रोविंग ब्रेकेज होने के केस में जो इस तरीके का केस है जहां पे आपके अनड्राफ्टेड मटेरियल की वजह से रोविंग ब्रेक हो रहे हैं, तो वहां पे आपको ब्रेक ड्राफ्ट बढ़ाने की जगह पे जो हमारा फ्लायर साइज होता है तो उसको बढ़ाना चाहिए, ना कि आपको ब्रेक ड्राफ्ट को बढ़ाना चाहिए। और गाइस जो हमारा रोविंग फ्रेम होता है तो उसके अंदर जो हमारा रोविंग का ब्रेकेज होता है उसको प्रॉपर सेटिंग को सिलेक्ट करके उसको हमेशा कंट्रोल में रखते हैं। और जो रोविंग ब्रेकेज होता है तो उसको हम एक एक्सेप्टेबल लिमिट में रखते हैं। और ये जो रोविंग ब्रेकेज का रेट होता है वो 1 से लेके 2 तक होता है पर 100 स्पिंडल पर आवर। और गाइस देखिए जो नेक्स्ट आपका प्रिकॉशंस होता है, जो हमारा ड्राफ्टिंग सिस्टम होता है तो उसके अंदर जो रोलर्स होते हैं उनकी रबर से कोटिंग होती है, तो उसकी क्वालिटी हमें बेटर क्वालिटी सेलेक्ट करनी चाहिए। और जो एप्रोन है उनकी भी रबर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो आपका आउटपुट मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए गाइस, जो हमारे रोलर्स होते हैं, जो रबर कोटेड रोलर्स होते हैं, तो उनकी टाइम टू टाइम क्या करते हैं, हम बफिंग करते हैं या कह लीजिए ग्राइंडिंग करते हैं। तो गाइस ये जो ग्राइंडिंग होती है हर 3 महीने बाद में करनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो आपके रोलर होते हैं तो उनके बीच में जो निप में ग्रिपिंग होती है, फाइबर को ग्रिप करने की जो क्षमता होती है तो वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट प्रिकॉशन देखिए, तो जब हम अपने टॉप रोलर्स की जो रबर कोटेड होते हैं उनकी बफिंग करते हैं तो उसके बाद में हम उन रोलर्स का केमिकल से ट्रीटमेंट करते हैं, या तो एसिड के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं या कोई स्पेशल केमिकल से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे रोलर्स होते हैं उनमें लैपिंग की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए गाइस, जो हमारे टॉप रोलर्स होते हैं तो उनकी जो रबर की हार्डनेस होती है उसको हमें 80 से लेके 85 डिग्री शोर तक रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए गाइस, जो हमारा बॉटम और टॉप क्लियरर होता है
तो वो रोटेट होते रहते हैं और जो टॉप और बॉटम रोलर होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। उनकी जो सेटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए गाइस, जो हमारा लिफ्टर व्हील होता है और रैचेट व्हील होता है, तो उसको जो हम चेंज करते हैं तो दोनों को एक साथ करना चाहिए। और नेक्स्ट गाइस, जो हमारा रोविंग का टेंशन होता है, यदि वो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है कि आपकी रोविंग को स्ट्रेच करता है, मतलब खींचता रहता है। तो यदि ज़्यादा होगा आपका रोविंग टेंशन तो क्या होता है कि आपके रोविंग के अंदर थिन प्लेसेस जनरेट होने की संभावना होती है। और गाइस, अंतिम पॉइंट देखिए, जो प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ती है, तो वो अंतिम पॉइंट है आपका ट्विस्ट मल्टीप्लायर। तो जो ट्विस्ट मल्टीप्लायर का सिलेक्शन होता है उसको हम बहुत एक्यूरेटली करते हैं, प्रिसाइजली करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो रोविंग होता है उसको रिंग फ्रेम में प्रोसेस करने में मतलब आसानी होती है। यदि आपका ट्विस्ट मल्टीप्लायर ज़्यादा होता है तो रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि अनड्राफ्टेड मटेरियल की प्रॉब्लम होती है और जो आपकी अनइवननेस होती है वो भी बढ़ जाती है और जो आपका यार्न ब्रेकेज होता है वो भी बढ़ जाता है और आपका रिंग फ्रेम में प्रोडक्शन रेट होता है वो घट जाता है और सिंप्लेक्स के अंदर भी आपका जो प्रोडक्शन रेट होता है वो भी घट जाता है। और यदि आपके रोविंग के अंदर जो टीएम हम कम ले लेंगे या ट्विस्ट मल्टीप्लायर हम कम ले लेंगे तो उससे क्या होता है आपके यार्न में थिन प्लेस आने लगते हैं और ब्रेकेज बढ़ जाती है और रिंग फ्रेम की जो बॉबिन होती है उसको अनवाइंडिंग करते समय भी बहुत सारे ब्रेकेज बढ़ जाते हैं। तो गाइज, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिंप्लेक्स प्रोसेस के अंदर या रोविंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और सिंप्लेक्स के अंदर आप किस तरीके से प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। तो गाइस, देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।